नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सबों के बीच में मैं एससीईआरटी क्लास 6 का पूरा बुक को समराइज करके आपके लिए कंटेंट लेकर आया। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, 6 क्लास का यही बुक है। 6 क्लास का यही बुक है जिसको बोलते हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। ये पार्ट 1 है। 6 क्लास जो होता है वो पार्ट 1 होता है और 7 क्लास जो होता है वो पार्ट 2 होता है, ठीक। और 8 क्लास जो होता है वो पार्ट 3 होता है। और ये मैंने लिखा है क्योंकि इसको मैंने कंप्लीट किया है, इसीलिए कंप्लीट 1 टाइम इस बुक पे लिखा गया है। तो आइए देखते हैं आखिर इसमें क्या है क्या नहीं है, और पूरा समराइज करके आप लोग को एक ही जगह देते हैं। और इस कंटेंट को देखने के बाद ये गारंटी है कि आप लोगों को किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक भी कंसेप्ट आपके इस किताब से नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास 6 है और ये एससीईआरटी का है। अध्याय 1 है। अध्याय 1 में है आपका चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। विविधता की समझ, ये विविधता को हम इंग्लिश में कहें तो बोलते हैं डाइवर्सिटी। देखिए, डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव शब्द है, लेकिन इसको लोग देख सकते हैं निगेटिविटी में ले लेते हैं, लेकिन नहीं, ये एक क्या है, पॉजिटिव शब्द है। अगर मैं विविधता को डिफाइन करूं तो विविधता मतलब होता है भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न मतलब कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब ये विविधता बहुत सारे आधार पे हो सकता है। अलग अलग राज्यों में हो सकता है, अलग अलग देशों में हो सकता है, समाज में हो सकता है, संस्कृति में हो सकता है, बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है। तो विविधता का कुछ आधार दिया है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि खान पान के आधार पर भी विविधता होता है, रहन सहन में भी होता है, रंग रूप में भी होता है, गोला काला पहनावा में भी होता है, वेशभूषा में भी होता है, जीवन यापन में भी होता है, भाषा में भी होता है, त्योहार इत्यादि के आधार पर ये विविधताएं पाई जाती है। अर्थात एक संस्कृति या एक समाज के लोग दूसरे समाज से अलग होते हैं, उसे कहते हैं विविधता का आधार। जैसे मैं कहूँ खान पान की विविधता, जैसे कि एससीईआरटी में दिया है कि खान पान की विविधता की बात करें तो देखिए, लिट्टी चोखा बिहार के लिए फेमस है, जैसा आप जानते हैं। मछली चावल बंगाल वाले प्रीफर करते हैं, और इडली डोसा दक्षिण भारत के राज्य। जैसे दक्षिण भारत के राज्य कौन कौन? एक आता है केरल, ठीक। दूसरा आप कह सकते हैं तमिलनाडु, और तीसरा देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश वाले। ये बहुत ज़्यादा इडली डोसा क्या करते हैं, फेमस करते हैं। इसमें एक चीज़ और छूट गया है, पंजाब के लोगों का पसंदीदा खाना जो है दिया है एससीईआरटी में। पंजाब के लोगों का पसंदीदा खाना जो है वह है मक्का का रोटी और साग। साग में किस चीज़ का साग ये प्रीफर करते हैं? तो सरसों और चना का मुख्यतः प्रीफर करते हैं। उनकी फेमस भोजन है वहाँ की। अच्छा, आगे देखिए, ये देख सकते हैं आपकी त्यौहार के आधार पर भी विविधता है। और ये त्यौहार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं पीएससी में, चाहे जिस चीज़ की आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे देखिए, छठ पर्व बिहार के लिए फेमस है, गौरव है बिहार का। सरहुल झारखंड में मनाया जाता है, और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो झारखंड के आदिवासी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। उसी प्रकार ओणम है। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसी अवसर पर नौका दौड़ होता है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अटकल पोंगल है। अटकल पोंगल केरल का ही है, लेकिन पोंगल जब कहता है तो ये तमिलनाडु का हो जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, जो भैंसा दौड़ होता है, इसमें ये फेमस है, ठीक। आगे देखा जाए तो एक कंसेप्ट है इसी एससीईआरटी में कि पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 1652 भाषाएं बोली जाती है। 1652 से अधिक है। और संविधान के 8वीं अनुसूची को आप देखिएगा तो इसमें भी भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का जिक्र है। हालांकि संविधान के शुरुआती दौर में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन संशोधन करके इसको 22 किया गया। आपको मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि वो संशोधन क्या क्या थे। जैसे कि आप देखते हैं कि इस भाषा के संदर्भ में पहला संशोधन हुआ था, जिसका नाम था 21वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1967 में होता है। और इसके तहत एक भाषा जोड़ा जाता है जिसका नाम है सिंधी। क्या है? सिंधी भाषा जोड़ा जाता है। फिर आप देखिएगा कि दूसरी भाषा जो है, दूसरा संविधान संशोधन होता है भाषा के संदर्भ में, वह संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन। ये कब होता है?
1992 में होता है और इसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी है? तो देखेंगे आप, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर भाषा के संदर्भ में तीसरा संशोधन होता है, और तीसरा संशोधन होता है कब? तो तीसरा संविधान संशोधन को कहते हैं 92वां संविधान संशोधन, और ये होता है 2003 में होता है। और इस संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन कौन सी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, एक इधर लिख देते हैं, मैथिली और संथाली। अतः अभी के संविधान में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। आगे बढ़िए। इसमें एक प्रस्तावना दिया है। प्रस्तावना क्या कहता है? प्रस्तावना जो है भारत की, यह हमें बताता है कि भारत में कैसा राज्य स्थापित होगा? तो लोक कल्याणकारी राज्य भारत होगा। ये प्रस्तावना में जिक्र है, थोड़ा सा दिया था इस लेसन में। फिर इस लेसन के लास्ट को अगर देखा जाए तो लास्ट में कंसेप्ट है भीमराव अंबेडकर। इनको तो सब लोग जानते ही होंगे। इनका मेन मकसद था छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना को मिटाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके शिकार हो चुके थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है। कहाँ होता है? महार जनजाति में होता है, महाराष्ट्र में होता है। और मृत्यु इनकी कहाँ कब होती है? 1956 में। ये इंग्लैंड जाते हैं पढ़ने, किसके लिए? वकील के लिए। वकील की पढ़ाई करके आते हैं, और भारत के जितने आदिवासी क्षेत्र है या छोटे जनजाति क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उन लोगों को क्या करते हैं? ये प्रोत्साहित करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और शिक्षित बनाएं। तो इन्होंने क्या किया था? भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक, जब आगे बढ़ते हैं इसी लेसन में, ये तो फर्स्ट लेसन समाप्त हो गया। फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सेकंड लेसन में। तो देख सकते हैं आप कि अध्याय 2 में, इस बुक के अध्याय 2 में ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप है। इसमें हम पढ़ेंगे, पहला कंसेप्ट इसमें आता है बुक का कि भारत में टोटल गांव कितने हैं? तो 61 लाख। कितने गांव हैं? 61 लाख प्लस क्या है? भारत में गांव है। ये गांव के जीवन यापन 2 चरण में होता है। एक कृषि कार्यों पर आधारित होता है और एक दूसरा गैर कृषि कार्य। कृषि कार्य मतलब हो गया कि जो कृषि से संबंधित कार्य हो, और जो गैर कृषि कार्य हो गया, इसमें कृषि से संबंधित कार्य नहीं होगा। जैसे सिलाई हो गया, बढ़ईगिरी हो गई, लोहारगिरी हो गई, मजदूरी हो गया। मजदूरी किसानी वाला नहीं, ऐसे वाला साधारण। तो ये सारे गैर कृषि में जाते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में किसान को 3 भागों में बांटा जाता है कि कितने प्रकार के किसान गांव में मुख्यतः देखने को मिलते हैं। तो इस किसानों को कहें हम तो 3 भाग में बांटा जाता है। पहला मध्यम वर्गीय किसान का जिक्र है इस बुक में, और ये कहता है कि मध्यम वर्गीय किसान कौन होंगे, इनकी पहचान क्या है? तो इनकी पहचान है जमीन कितनी इनके पास होनी चाहिए? 5 एकड़। 1 एकड़ जमीन का क्या मतलब होता है? 1 एकड़ जमीन मतलब होता है 32 कट्ठा। कितना होता है? 32 कट्ठा। और 5 एकड़ में आप कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं कितना होता है। अच्छा, ये मध्यम वर्ग किसान की और विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता है कि ये खेती के साथ अन्य काम भी, अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे कि मुर्गी पालन करना। ये मजदूरी खेतों में अपने स्वयं करते हैं, और ये मजदूर भी लगाते हैं खेतों में, ये इनकी पहचान है। अच्छा, इनको धन कहाँ से मिलता है? तो देख सकते हैं कि इनको धन जो होता है केसीसी योजना के अंतर्गत इनको लोन भी मिल जाता है बैंक से। और ये केसीसी योजना क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत ये क्या करते हैं? लोन लेके अपना खेती करते हैं। उधर दूसरी तरफ देखेंगे सीमांत किसान के बारे में। तो सीमांत किसान किसे कहते हैं? सीमांत किसान की पहचान है कि वैसा किसान जिसके पास 1 एकड़ की जमीन हो। सीमांत किसान मतलब एकदम छोटा किसान। कौन सा किसान? छोटा किसान, जो कर्ज लेकर खेती करता है। और ये कर्ज भी किससे लेंगे? साहूकार से। किससे? गांव के साहूकार, सेठ, महाजन वगैरह से ये क्या करेंगे? कर्ज लेंगे और अपना खेती करेंगे, और फिर खेत हो जाता है तो वही अनाज को बेचकर कर्ज चुकता करते हैं। ठीक है। इनके पास आधुनिक उपकरण नहीं होता है। आधुनिक उपकरण मतलब ना इनके पास थ्रेसिंग होता है, ना इनके पास ट्रैक्टर होता है, कुछ नहीं होता है। ये सभी काम के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं,
और वही ट्रेडिशनल विधि से अपना खेती करते हैं, प्राचीन विधि से खेती करते हैं। ये प्रमुखता देखा जाए तो अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। और ये खेती के साथ साथ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे कि गाय पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। जब अपने खेतों के कामों को कर लेते हैं ये, तो क्या करते हैं, ये दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। ठीक है। अब तीसरा रूप देखते हैं किसान का, बड़ा किसान। जो गांव में होता है वो बड़ा किसान होता है। और बड़ा किसान कौन होते हैं भाई, जिनके पास 15 एकड़ जमीन हो, अर्थात 24 बीघा जमीन हो। इनके पास अपनी आधुनिक उपकरण रहता है, थ्रेसिंग रहता है, गाड़ी रहती है, हल रहता है। ये आधुनिक तरीके से लैस होकर खेती करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से ये अनाज को बेचते हैं। सबसे बड़ी खासियत यही है कि जब मार्केट में अनाज सस्ता होगा तभी ये अनाज नहीं बेचते हैं, बल्कि अपने स्टोर में इसे स्टोर करके रखते हैं। और फिर जब अनाज का भाव बढ़ता है तो ये क्या करते हैं, अपने अनाज को बेचते हैं। ये सीधा सा लिखा गया है SCERT बुक में। इसी बुक में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हालांकि आपको इस वीडियो देखने के बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और इनका एक देखिए विशेषता है कि ये कर्ज लेकर खेती कभी नहीं करते हैं। इनके पास उपलब्ध और बहुत ज़्यादा धन पहले से पर्याप्त मात्रा में रहता है। ये अन्य जगह भी काम नहीं करते हैं, किसी दूसरे का काम नहीं करते हैं। इनके पास पूरी तरह से अपना काम रहता है। इनके पास चावल मिल भी होता है, कारखाना भी होता है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ से ये लैस रहते हैं। ये क्या करते हैं, मजदूरों को भी रखते हैं। क्या करते हैं ये, मजदूरों को भी रखते हैं अपने यहाँ, जिनको हलवाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हलवाहा कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जो साल भर के लिए इनके यहाँ काम करते हैं। और इस किसान की बड़ी विशेषता है कि ये अपने खेतों में बागवानी भी करता है। फिर जीवन यापन के स्वरूप में तीसरा रूप आता है कृषक मजदूर का। कृषक मजदूर होते कौन है, जिनके पास थोड़ा सा भी जमीन ना हो। और कौन होते हैं, इनकी विशेषता क्या है, जीविका दूसरे के खेतों में काम करके ये करते हैं। जीविका कैसे चलाते हैं कृषक मजदूर, तो दूसरों के खेतों में काम करके। और कृषि कार्य जब समाप्त हो जाता है, कृषि कार्य में ये क्या करते हैं, दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं। और जब कृषि का कार्य समाप्त हो जाता है तो ये दूसरे कार्य की तलाश करने लगते हैं, जैसे कि मनरेगा में मजदूरी, उसके बाद घर के कामों के लिए मजदूरी इत्यादि कह सकते हैं हम कि ये कार्य तलाशने लगते हैं। अन्य जगह मजदूरी करना है। ये क्या करते हैं, ये कृषक मजदूर क्या करते हैं, गाय भैंस भी क्या करते हैं, साथ साथ पालते हैं। और कृषक मजदूर के जो औरतें होती हैं, दूसरे के घरों में भी काम करके अपनी जीविका चलाती है। तो इस तरह से ये भी लेसन क्या हुआ हम लोग का, समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग, ये देखिए अध्याय तीसरा है। जैसे हम लोग ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप पढ़े थे, उसी प्रकार इस लेसन में हम शहरी जीवन यापन के स्वरूप को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले कंसेप्ट निकल के आता है कि भारत में शहर कितने हैं। तो भारत में शहर आप देख सकते हैं कि 5000 प्लस शहर है। भारत में कितने शहर हैं, 5000 प्लस शहर है। और SCERT के अनुसार महानगर कौन होते हैं, जिसके पास 10 लाख प्लस क्या होते हैं, लोग होते हैं। जिस नगर में 10 लाख प्लस 10 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे उसे महानगर कहते हैं। बिहार में अभी कोई महानगर नहीं है। इस शहरी जीवन यापन के स्वरूप में पहला आता है रूप पटरी वाला व्यापारी। ये देखिए फेमस है। पटरी वाला व्यापारी कौन होता है, जिनके पास फुटपाथ होता है। क्या होता है, फुटपाथ। यानी सड़कों के किनारे आप लोग देखे होंगे कि छोटे मोटे दुकान करके, अस्थायी दुकान करके जो अपनी जीविका चलाते हैं, वही कहलाते हैं पटरी वाला व्यापारी। सामान्यतः ये कौन सी सामानों को बेचते हैं, तो डेली यूज वाले सामानों को बेचते हैं, जैसे कि अखबार विक्रेता हो गया, नाई की दुकान हो गया, ये पटरी व्यापारी कहलाते हैं। हालांकि सरकार इसे मान्यता दी है, लेकिन अगर बहुत लोग इसे क्या देखते हैं, रास्ते के बाधा के रूप में देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही भी है और गलत भी है। लेकिन सरकार इसे जीविका के स्रोत मानती है, लेकिन ऐसा संविधान वगैरह में कुछ वो नहीं है, प्रावधान नहीं है। ठीक है। अच्छा दूसरा अगर हम देखें स्वरूप, शहरी जीवन के स्वरूप, तो दूसरा में आता है रिक्शा चालक। ये रिक्शा चालक कौन होते हैं, तो जो गाँव से शहर में कृषि कार्य के बाद आते हैं। जैसे गाँव में कृषि कार्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ से लोग रिक्शा चालक के रूप में देखते होंगे कि शहर में भी आते हैं। अक्सर शहर में रिक्शा चालक गाँव वाले ही होते हैं, जो निवास कहाँ करते हैं, रैन बसेरा में। रैन बसेरा मतलब कि जहाँ सारे मजदूर क्या करते हो, निवास करते हो, जहाँ कोई पैसा नहीं लगता हो, वही रैन बसेरा में ये निवास करते हैं। इनकी कमाई कितनी होती है प्रतिदिन की, तो प्रतिदिन की इनकी कमाई होती है
150 से 200 रुपया ये किताब में लिखा गया है। हालांकि आज के दौर में देखा जाए तो ऐसा नहीं है, लेकिन किताब के अनुसार ये इनका कमाई 150 से 200 रुपया होता है। और ये भाड़ा कुछ दे देते हैं किसको, रिक्शा मालिक को। तो कितना देते हैं एवरेज, 30 से 50 रुपया भाड़ा के रूप में दे देते हैं। फिर देखा जाए ग्रामीण जीवन के स्वरूप में, तो बाजार में अब चलते हैं। बाजार में आप जाइएगा तो देखिएगा कि ग्रामीण जीवन नहीं, शहरी जीवन के स्वरूप में बाजार में जाइएगा तो आप देखिएगा कि बड़ी दुकानें आपको देखने को मिलती है और फैक्ट्री भी देखने को मिलती है। हालांकि छोटी दुकानें भी मिलती है, लेकिन छोटी दुकानों को उतना जिक्र नहीं है इसमें। बड़ी दुकान को देखिए तो बड़ी दुकान के जो मालिक होता है उसे व्यापारी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापारी। ये खुद का काम करता है और दूसरे के यहाँ नौकरी ये बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही बिजनेस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर बाजार में देखें तो दुकानें क्या होती है, सप्ताह में एक दिन बंद भी रहती है। और बाजार के द्वारा क्या किया जाता है, इन दुकानों से टैक्स भी लिया जाता है। क्या किया जाता है, टैक्स भी वसूला जाता है। वहीं फैक्ट्री में देखिएगा तो फैक्ट्री में काम जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। और जो फैक्ट्री में कारीगर रहते हैं वो अस्थाई भी रहते हैं और अस्थाई भी रहते हैं। और इस फैक्ट्री को देखा जाए तो 9 से 12 घंटा काम भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि काम ज़्यादा होता है तो संडे को भी काम करना होता है। ये क्या है, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया। ये फैक्ट्री के लोगों का शहरी जीवन यापन के स्वरूप में फैक्ट है, तथ्य है। फिर उसी शहरी जीवन में आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि दफ्तर भी होते हैं। दफ्तर मतलब ऑफिस। ऑफिस कैसा हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। प्राइवेट ऑफिस वही है कि जो सुविधा से लैस नहीं है, आपको जानकारी होगा। लेकिन सरकारी ऑफिस के बारे में कुछ इस किताब में लिखा गया है कि सरकारी ऑफिस में काम करने वाले को पेंशन मिलेगा, चिकित्सा भी मिलेगा, उनके परिवार को भी मिलेगा। कुछ सरकारी जॉब में वो अस्थाई होते हैं। सही बात है भाई, अस्थाई होते हैं। और इनका कार्य जो होता है वो विभाग द्वारा तय होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बैंक मैनेजर दिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, ये भी चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग का है अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है, लेन देन का बदलता स्वरूप। लेन देन का बदलता स्वरूप ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट अध्याय है, इसको ध्यान से देखिएगा। और मैंने जितना भी इसमें कंसेप्ट था सब निचोड़ कर आपके सामने रख दिए हैं। तो देखिए, लेन देन के स्वरूप का मतलब क्या, लेन देन पहले के कैसे होते थे। तो प्राचीन समय की बात होता है। जो सबसे पहले समय था उस समय सिक्का नहीं थे। क्या नहीं थे, सिक्का नहीं थे। तब लोग वस्तु का विनिमय कैसे करते थे, विनिमय मतलब आदान प्रदान। तब विनिमय प्रणाली जो था अदला बदली होती थी। ठीक है ना, तो इसे कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को देता था और बदले में दूसरे वस्तु से वस्तु को लेता था। इस वस्तु विनिमय प्रणाली के बहुत सारे दोष थे। क्या थे, बहुत सारे दोष थे। जैसे देखिए, आवश्यकताओं की पूर्ति संयोग से होना। सही बात है, मान लीजिए किसी को किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता है और किसी को किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता है, तो इस तरह से अगर जब उन लोगों को संयोग हुआ तभी अदला बदली हो सकता है, नहीं तो खोजना पड़ता था कि किसको क्या जरूरत है। तो ये देख सकते हैं कि ये दोष है। फिर आप जाइएगा वस्तु विभाजन में कठिनाई। सही बात है, वस्तु विभाजन में भी कठिनाई है। जैसे मान लीजिए कि एक गाय का मिल रहा है आपको 5 केजी अनाज और आपको चाहिए 2.5 केजी अनाज चाहिए, तो आप गाय को आधा कैसे कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। तो ये वस्तु विभाजन में भी कठिनाई होती थी। किस प्रणाली में, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में। आगे मूल्य को लेकर खींचातानी भी होता था इसी प्रणाली में। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि कोई आदमी जो है वस्तुओं के रेट कुछ और लगाता हो और कोई कुछ और लगाता हो, ये फिक्स नहीं होता है। तो इस तरह से देखते हैं मूल्य को लेकर भी खींचातानी होता था इस प्रणाली में। इस प्रणाली में धन संचय करना भी कठिन है। कैसे भाई, सही बात है। मान लीजिए कि आपको धन के रूप में चावल या अनाज या गेहूं मिलता है, कोई भी अनाज मिलता है, तो उसका संचय करना बहुत कठिन है। आप ज्यादा देर तक उसको रख नहीं सकते हैं, संचय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये भी क्या था, इसमें दोष था। अच्छा, मूल्य हस्तांतरण का अभाव था, यानी मूल्य अदला बदली जल्दी नहीं हो पाते थे, हस्तांतरण नहीं हो पाता था, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता था। ये भी क्या है, इसकी गलती है, इसकी कमी है। किसकी, वस्तु विनिमय प्रणाली की। आगे जब ये सारा कठिनाइयों को देखा गया तो पता चला
समझ विकसित हुई कि नहीं, हमें एक ऐसी चीज की जरूरत हो जो सारे वस्तुओं को खरीदने में लागू हो। तो इसी समझ विकसित के आधार पर प्रणाली आया, वो था मुद्रा विनिमय प्रणाली। मुद्रा विनिमय प्रणाली अगर आप देखें तो मुद्रा प्रारंभिक स्वरूप, देखिए मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप, आप ध्यान से देखिए मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। तो मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, अखेटक युग या प्राचीन काल। जो अखेटक युग या प्राचीन काल में मुद्रा का स्वरूप क्या था, तो खाल या चमड़ा या खाल का प्रयोग लोग करते थे मुद्रा के रूप में। कब, तो अखेटक युग में, प्राचीन काल में। अच्छा, इसके बाद आया चरवाहा युग, जहाँ पशुपालन स्टार्ट हो गया, जहाँ पशुपालन ज्यादा मात्रा में हो गया, ये कह सकते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, मुद्रा का स्वरूप क्या था, तो पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में, किस रूप में, पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होना स्टार्ट हो गया। फिर आया कौन सा युग, फिर युग आया कृषि युग। कौन सा युग आया, कृषि युग। तो जब कृषि कार्य शुरुआत हुआ तो इस कृषि कार्य में मुद्रा के रूप में अनाज का प्रयोग होने लगा, जिसे वस्तु मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वस्तु मुद्रा कहलाया। आगे इस वस्तु मुद्रा को देखते हुए बहुत सारी वस्तु मुद्रा में भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्या थी। तो वस्तु मुद्रा की जगह पे आया धातु मुद्रा। कौन सा मुद्रा आया, धातु मुद्रा। नाम से ही स्पष्ट है कि इस बार मुद्रा का स्वरूप क्या हुआ, धातु के रूप में। कौन कौन से धातु थे मुख्यतः, तो लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना। और सारे भी धातुएं थी, लेकिन मुख्यतः यही थी। अच्छा, धातु मुद्रा की एक कमी थी कि संदेह हो जाता था कि कितना वजन है उसका, शुद्धता है कि नहीं है, ये भी क्या हो सकता था, संदेह हो सकता था। तो उसने दिया है बुक में। लेकिन भारत में सबसे पहले, एक फैक्ट है, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने और शेरशाह सूरी ने सिक्का चलाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि चांदी के रुपया, तांबा का दाम, सोना सरफी, ये किसके काल में सिक्का चला था, तो शेरशाह सूरी के काल में चला था। और मुगल काल में मुद्रा की मुहर थी, चांदी का रुपया था, तांबा का दाम था। सेम देख सकते हैं शेरशाह सूरी, जैसे कि आप पढ़े भी होंगे कि शेरशाह सूरी को क्या कहते हैं, अगोगामी शासक कहते हैं, किसका, मुगल काल का। वर्तमान सिक्के का स्वरूप क्या है, एल्युमिनियम प्लस निकेल। एल्युमिनियम प्लस निकेल, ये वर्तमान सिक्के बनाने की जो लागत होती है वह मूल्य से कम होता है। अर्थात मान लीजिए कि 1 रुपये का सिक्का है, तो इस 1 रुपये के सिक्कों को बनाने में कम से कम 2 या कह सकते हैं कि 50 पैसा खर्च आता हो या उससे भी कम आता हो। तो इसकी लागत जो होती है वर्तमान सिक्के की मूल्य से कम होता है। आगे, दक्षिण भारत में किस सिक्के का प्रचलन था, तो दक्षिण भारत में सिक्के का प्रचलन था जो था हुण और पड़म। क्या कहलाते थे, हुण और पड़म। फिर उसके बाद आया कौन सी मुद्रा आया उसके बाद मुद्रा आया पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा, जिसको हम कह सकते हैं अपनी भाषा में नोट को। क्या कह सकते हैं, नोट को, ठीक है ना। तो धातु मुद्रा के बाद आया पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा, जिसको हम नोट के रूप में देखते हैं। तो भारत में जो है ना, कागज के नोट छापने और जारी करने का अधिकार किसको है, आरबीआई को है। ये भी कंसेप्ट उसने बुक में दिया हुआ है। तो भारत में कागज के नोट छापने और जारी करने का अधिकार आरबीआई को। जैसे आरबीआई किस किस का नोट छाप सकता है, तो 5 रुपये का, हालांकि अब 5 रुपये का नोट नहीं आ रहे हैं, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 का, 500 का, 2000 का भी नोट अब नहीं आ रहा है। एक कंसेप्ट ये है कि 1 रुपये का नोट कौन छापता है भाई, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ये मैं अपने से क्या किया हूँ, इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और भी फैक्ट है जो मैं अपने से लगाया हूँ इसमें। देखिए कि जो आरबीआई 10 रुपये का सिक्का होता है, 10 रुपये का नोट होता है, तो उस पर किस चीज का चित्र है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है। उसी प्रकार देखिए आप, तो 20 रुपये के नोट पे किसका चित्र है, एलोरा की गुफा। 50 रुपये के नोट पे किसकी चित्र है, हम्पी की। 100 रुपये के नोट पर 100 रुपये के नोट पर किसका चिन्ह है, तो हम्पी का, ठीक नहीं, सॉरी, 100 रुपये पे रानी का वाव का चित्र है, और 200 रुपये पर सांची स्तूप है, 500 रुपये पे किसका चित्र है, लाल किला का, और 2000 रुपये पे मंगलयान का चित्र है। फिर लास्ट कंसेप्ट है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा कौन कहलाते हैं, जो एटीएम होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये सब क्या कौन से मुद्रा कहलाते हैं, प्लास्टिक मुद्रा कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि लास्ट कंसेप्ट है कि बैंक की अवधारणा क्यों आई थी, तो बैंक की अवधारणा
कागजी मुद्रा को संचय करने के लिए अर्थात धन को संचय करने के लिए बैंक की अवधारणा उत्पन्न होती है और फिर तरह तरह के भारत में बैंक खोले जाते हैं। इस तरह से यह पार्ट 1 क्लास 6 बिहार बोर्ड SCERT समाप्त हुआ। और पार्ट 2 में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पार्ट 2 में हम इस बुक को कंप्लीट करवा देंगे जिसमें लेसन होगा 5, 6 और 7। टोटल लेसन इस बुक में कितने थे? 7 थे, जिसको मैं 2 पार्ट में क्या कर रहा हूँ आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2 पार्ट में ये पहला पार्ट था और दूसरे पार्ट में लेसन नंबर 5, 6 और 7 आएगा। तो ऐसे देखने के लिए बने रहे यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञान हुआ आपको मिला हो तो आप लाइक के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।